हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में दी हुई रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस आपको टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर अपनी कुछ केमिकल रिएक्शंस देख पा रहे होंगे। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि बैलेंसिंग करने का, क्योंकि टॉपिक आपकी बुक में इंक्लूड किया हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों को बैलेंस करने के लिए भी कहा जा सकता है। सेकंड रिएक्शन में लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है। साथ में आप लोग देखोगे कि हर रिएक्शन में स्टेट सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं। स्टेट सिंबल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों की बुक में ये चीजें कवर की हुई हैं, और इनके बेसिस पे अगर आप सैंपल पेपर को देखेंगे या सीबीएसई का पेपर भी सैंपल उठा के देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उसके बाद जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है आपके पास आयरन। आयरन की रिएक्शन यहाँ पे देखिए वाटर के साथ नहीं हो रही है, H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी कि हम लोग कहेंगे आयरन ने स्टीम के साथ रिएक्शन किया है और Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाया है। इसे हम लोग फेरोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। फिफ्थ रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और CH3OH दैट इज मिथानॉल बना रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है मिथानॉल वो लिक्विड स्टेट में है। आफ्टर दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप लोगों ने अपने स्कूल के एग्जाम्स किए होंगे या फिर वहाँ पे टेस्ट चले होंगे तो आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसको आप लोग घर में वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर सिलेबस। नेक्स्ट है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है दैट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं तो हमारे घरों की या फिर जो भी मतलब वॉल होएगी वो 2 से 3 दिनों में शाइनिंग करना शुरू कर देती है। उसकी वजह यही होती है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत ज्यादा शाइनिंग सब्सटेंस होता है, यू कैन से लाइक दैट। देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, आप देख सकते हो कार्बन सॉलिड, यहाँ पे कोक या कोला आप कह सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो गैस बनेगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस स्टेट में है, लेकिन जो वाटर बन रहा है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट CH4, जिसको आपकी बुक में नेचुरल गैस कहा गया है, वैसे इसका नाम मिथेन होता है। ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रही है। After that, there is a respiration reaction C6H12O6 that is glucose। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में C6O2 में यहाँ पे रिएक्शन हुआ है और चीजें बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, जिसे आप ATP एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पहले एक्विस फॉर्म में हमने यूज करना है। ऑक्सीजन भी एक्विस फॉर्म में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्विस फॉर्म में बनेगी और वाटर लिक्विड स्टेट में बनेगा। एक्विस क्या होता है, कोई भी चीज जो आप लोग वाटर में सोल्यूबल कर देते हो और फिर उस मिक्सचर को, उस सॉल्यूशन को वी कॉल एक्विस सॉल्यूशन। आफ्टर दैट देर इज रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट रिएक्ट करने पर यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में, ऊपर एरो के हीट आ जाएगा, हीट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज में एक रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाएगा।
जो FeSO4 है फेरस सल्फेट, ये सॉलिड की फॉर्म में होता है, यानी कि इसका जो स्टेट सिंबल है वो एस रहेगा। और दूसरी बात, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, लेकिन जैसे ही आप इनको बर्न करते हो तो ये पहले वाइट हो जाएंगे और फिर फेरिक ऑक्साइड यानी कि रेड ब्राउन में टर्न कर जाएंगे। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे भी एरो के ऊपर हीट आएगा, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आपकी बुक में इसके लिए लाइमस्टोन वर्ड भी यूज किया हुआ है, तो पेपर में लाइमस्टोन अगर आ रहा है तो मतलब वो CaCO3 की ही बात कर रहे हैं। देन लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को भी हम लोग हीट करेंगे तो एरो के ऊपर हीट आएगा और ये भी डिकम्पोज हो जाएगा तीन चीजों में। फर्स्ट इज लेड ऑक्साइड PbO, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड देन गैस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्चुअली में एनसीईआरटी में दी हुई हर एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वाटर, H2O। यहाँ पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हालांकि ये रिएक्शन जो है यहाँ पे जो आपको दिख रही है वो इस तरीके से नहीं होती, ये सिर्फ इसका इनिशियल और फाइनल डायरेक्टली है, बट अदरवाइज यहाँ पे इन बिटवीन स्टेप्स होते हैं और जिससे कि आपको एंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में बिठाने के लिए कि अगर पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली डबल होएगा। तो ये रिएक्शन पूछने का चांस बहुत कम है, क्योंकि रियलिटी में ये ऐसा रिएक्शन ऐसे नहीं होता जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देन देर इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट और ये भी अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिल्वर का कलर यहाँ पर ग्रे होएगा, लेकिन यहाँ पे हीट की प्रेजेंस नहीं होएगी, यहाँ पे प्रेजेंस होएगी लाइट की, और बेटर वे में बोले तो सनलाइट की। आपने जो डिकम्पोजिशन एक्शन पढ़ते हो तो आपको वहां पे तीन टाइप की एनर्जी देनी पड़ती है। एक होता है या तो हीट की फॉर्म में दे दें, दूसरा है लाइट की फॉर्म में और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो इस केस में AgCl के केस में आप एनर्जी दोगे इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में डिवाइड हो जाएगा और आपको ये भी रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही करनी है। उसके बाद है आपके पास आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कॉपर और आयरन ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली है। इसके रिएक्शन को वी कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। आफ्टर दैट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट भी वही चीज कर रहे हैं, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह पर जिंक आ जाएगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आप लोगों के प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगली रिएक्शन में आप देखोगे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस हो जाएगा और PbCl2 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो लेड है स्टार्टिंग में, या जिंक की बात कर लो या आयरन की बात कर लो, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और जो लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है वो है आपका एक्वस फॉर्म में। लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसका एक्वा सॉल्यूशन बन गया है, और जो लेस रिएक्टिव सॉरी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसका एक्वा सॉल्यूशन बन गया है, और जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो गई है इन द सॉलिड फॉर्म। उसके बाद है आपके पास Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और ये रिएक्ट करने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये इसी रिएक्शन को, जहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि दो सॉल्यूशन है एक्वस के, ये बेरियम क्लोराइड भी आपको एक्वस फॉर्म में मिलता है। हम लोग यहाँ पे एक्वस कर देते हैं,
जी हाँ। तो बेरियम सल्फेट एंड NaCl, आप देख रहे हो कि Na ने पहले SO4 के साथ कनेक्शन किया हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये Cl के साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से जो बेरियम था वो क्लोरीन के साथ था, लेकिन बाद में रिएक्शन में BaSO4 बन गया। तो इनको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ आयंस, और इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आपको मिलता है। एक और ऑब्जर्वेशन जो आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि बेरियम सल्फेट जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो NaCl है वो एक्वियस फॉर्म में है। इसका मतलब ये होता है कि बेरियम सल्फेट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होएगा, उसकी पीपीटी बन जाएगी जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस होगी। पीपीटी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व यानी कि घुलता नहीं है। NaCl जो हम लोग घरों में नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, वो आप सबको पता है कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, तो इसीलिए वाटर में सोल्यूबल होके एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर जब आप इसको हीट करते हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का कलर होता है ब्राउन, लेकिन जब ये हीट अप हो जाएगा तो फिर इसका कलर हो जाता है ब्लैक, और यू कैन से कि कॉपर ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है उसका कलर ब्लैक होता है। कॉपर भी सॉलिड है और कॉपर ऑक्साइड भी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। देन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हमें कॉपर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस को पास आउट करवाना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड पे से। तो उससे क्या होगा, जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो कॉपर की ब्राउन सरफेस है वो वापस रिगेन हो जाएगी। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग सी कोक या कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। तो ये एक तरह से रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। यानी एक एलिमेंट है रिएक्टेंट, वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और ऐसी रिएक्शन को वी कॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन एक बात और याद रखनी पड़ेगी हमें, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जो ऑक्सीजन लूज करता है उसे वी कॉल रिडक्शन, और जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, दे रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और हर रिएक्शन कोई भी आप उठाओगे, मतलब जो भी है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी पक्का होएगा ही होएगा। तो मतलब या तो रिडक्शन जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स होएगी, अदरवाइज वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं होएगी। उसके बाद MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस, ये तीन चीजें आपकी बनेगी। यहाँ पे देखिए MnO2 के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में Mn के पास Cl चला गया। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लूज कर दिया है। तो आप क्या बोल सकते हो कि MnO2 का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे 4HCl ने दूसरी तरफ जाके वो Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि HCl ने क्या किया है, H को लूज कर दिया है। जब भी H को लूज किया जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर हाइड्रोजन की गेन की जाती है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन तक ही वैलिड नहीं है, हाइड्रोजन तक भी वो यहाँ पर अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्ट करने के बाद बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, इन तीन चीजों में बदल जाते हैं। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये आपको एक्टिविटी दी हुई है एक तरह से, और उस एक्टिविटी में आपको ये सॉल्यूशन लेने थे बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के, और आपने ये बताना था कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होता था कि टेम्परेचर डाउन चला जाता था, तो इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हुई है।
तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर, ये 3 प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में ये 26 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। अगर आप इनको अच्छे से रीड करोगे, बार बार लिख के देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा और आपके टर्म 1 में जो भी एमसीक्यूज बनेंगे इनके बेसिस पे वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप लोगों को करने जरूरी है। और साथ में अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटेज एक बहुत अच्छी परसेंटेज में कन्वर्ट हो, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी एक बार, वो एनसीईआरटी के थ्रू आपकी डन नहीं हो पाएंगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करनी है अगर आप लोग अपनी परसेंटेज को एक बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। आई होप कि आपको इस सेशन में ये रिएक्शंस के बारे में क्लियर पता चला होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।